नमस्कार, मैं डी के पांडे। आज के क्लास में आपका टॉपिक है ठोसों के चुंबकीय गुण। ठोसों के चुंबकीय गुण आज का टॉपिक है आपका। ठोसों के चुंबकीय गुण या को कहेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, माने ठोसों के चुंबकीय गुण। देखिए, ठोस पदार्थ जो होते हैं वो चुंबक की तरफ व्यवहार करते हैं, उनमें चुंबक का गुण होता है। आपने चुंबक देखा होगा, चुंबक लोहा अगर ले जाते हैं तो लोहे को चुंबक आकर्षित करता है। तो ये ठोस में जो चुंबक का गुण होता है किन कारणों से होता है? जो पदार्थ होते हैं उनमें जो परमाणु होते हैं, परमाणु में के 3 मूल कण होते हैं, आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 3 मूल कण होते हैं परमाणु में। अब ये 3 मूल परमाणु में रहते कहाँ हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहता है। और देखिए, प्रोटॉन बोलना ही सुनते रहो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? नाभिक के बाहर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन की चक्कर के कारण ही इसमें चुंबकीय आघूर्ण होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन चुंबकत्व का गुण उत्पन्न करता है पदार्थों में। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो आघूर्ण करता है, घूर्णन करता है, इलेक्ट्रॉन की जो गति करता है सभी पदार्थ में, प्रत्येक परमाणु का प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, एक परमाणु जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सब ये गति करते हैं और 2 प्रकार की गति करते हैं। और इन्हीं गति के कारण इनमें चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। 2 प्रकार की गति, एक तो अपने नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं, इससे जो चुंबकीय आघूर्ण होता है इसे कहते हैं कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। कक्षीय या वृत्तीय चुंबकीय आघूर्ण एक ये होता है। और यही परमाणु एक दूसरे तरह से अपने अक्ष पर ही गति करता है, चक्रण। जैसे आपने देखा होगा पृथ्वी भी गति करती है, सूर्य के चारों तरफ गति करती है। और दूसरी गति क्या करती है? अपने अक्ष पर ही, अपनी धुरी पर ही वो गति करती है, जिससे आपका दिन और रात होता है। तो पृथ्वी भी 2 प्रकार से गति करती है। उसी प्रकार ये एक तो ये करता है, दूसरा अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो एक तो क्लॉकवाइज गति करेगा इलेक्ट्रॉन, और दूसरा यहीं पर एंटी क्लॉकवाइज गति करता है। तो अपने अक्ष के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरह से गति करता है। तो ये स्पिन कर रहा है, इसे कहते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन से जो चुंबकीय आघूर्ण या जो चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। हो गया। अब ठोसों में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देना है तो आपको अपने से इतनी चीज मालूम है तो अपने बना के लिख सकते हैं। इसकी डिफिनीशन इसके बारे में, ठोस पदार्थों में चुंबकीय गुण होता है। और ये चुंबकीय गुण किन कारणों का होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। प्रत्येक परमाणु में ठोसों के परमाणुओं के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन ठोसों के ये परमाणु जो हैं उनके प्रत्येक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय गुण उत्पन्न करते हैं।
ये चुंबकीय गुण किस प्रकार क्यों उत्पन्न होता है, किन कारणों से? उनके घूर्णन के कारण। ठोसों में चुंबकीय गुण इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण उत्पन्न होता है। माने ठोस पदार्थ जो होते हैं चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, और ये चुंबकीय गुण परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें प्रत्येक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय गुण उत्पन्न करते हैं। यह गुण किन कारणों से होता है? ये इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है। और ये इलेक्ट्रॉन किस प्रकार की गति करते हैं? इलेक्ट्रॉन, ठोसों में इलेक्ट्रॉन दो प्रकार से गति करते हैं। दो प्रकार से गति करते हैं ठोसों में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, दो प्रकार से। पहला गति आपकी है कक्षीय या वृत्तीय चुंबकीय आघूर्ण, गति करते हैं ये वृत्तीय गति। और दूसरा है आपका चक्रण गति। यह दो प्रकार की गति हो गई। अब जो चुंबकीय आघूर्ण होता है इनको म्यू से व्यक्त किया जाता है। एक संकेत है चुंबकीय आघूर्ण को ये इस तरीके का आपका संकेत है कि चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से व्यक्त करते हैं। ये देखो चुंबकीय आघूर्ण म्यू से व्यक्त करते हैं। अब ये म्यू आपका चुंबकीय आघूर्ण, इसको म्यू इक्वल टू आपका एक फार्मूला है जिससे आप चुंबकीय आघूर्ण की गणना कर सकते हैं। ये होता है म्यू इक्वल टू √n n+2। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण म्यू होता है और इसका सूत्र होता है आपका म्यू इक्वल टू n n+2। इसको एक यूनिट है, इसकी इकाई है BM, जिसको कहते हैं बोर मैग्नेटॉन। और एक म्यू इक्वल टू होता है 9.27 10⁻⁻24 एम्पियर स्क्वायर। एक म्यू इतना BM, एक BM बराबर म्यू, एक BM बराबर होता है आपका म्यू का है नहीं, एक BM सॉरी, एक BM बराबर ये बोर मैग्नेटन इसका आपका मान होता है, एक BM इक्वल टू। अब आप इतना, ये आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब इन्हीं चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोसों को 5 वर्गों में बांटा गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। ये चुंबकीय गुणों के आधार पर इन ठोसों को 5 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, नंबर 1 पहला है आपका अणु चुंबकीय ठोस। केवल चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों को, उनमें जो चुंबक का गुण उत्पन्न होता है उसके आधार पर इन ठोसों को 5 वर्गों में बांटा गया है। अणु चुंबकीय ठोस, या इन्हें कहा जाता है पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स, अणुचुंबकीय ठोस। नंबर 2 प्रतिचुंबकीय ठोस, इनको कहा जाता है डायामैग्नेटिक सॉलिड। नंबर 3 लौह चुंबकीय ठोस, इनको कहा जाता है
फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स, चौथा है आपका प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ है। इनको कहा जाता है एंटी फेरो। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस माने प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। और एक और आपका आता है पांचवा, एक और बांटा गया है लघु लौह चुंबकीय पदार्थ। इनको कहा जाता है फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। ये चुंबकीय गुणों के आधार पर इन ठोसों को 5 वर्गों में बांटा गया है। पैरामैग्नेटिक सॉलिड, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरी मैग्नेटिक। ये 5 प्रकार के आपके पदार्थ होते हैं। अब हम लोग एक एक का अध्ययन करेंगे। अब नंबर 1 है, पहला है आपका देखिए अनुचुंबकीय ठोस। बहुत ईजी है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे बड़े आसानी से तैयार हो जाएगा आपका, और एग्जाम में भी आपको बढ़िया काम आएगा। तो ये पैरामैग्नेटिक ठोस जो होता है अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वे, अगर इनको पदार्थों को, ठोस पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाए तो ये चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं। क्यों आकर्षित होते हैं? इनमें ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। सबसे आसान पहचान कि चुंबकीय जो पैरामैग्नेटिक होगा उनमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अवश्य उपस्थित होगा। जैसे आपने देखा होगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में या sp-d किसी भी ब्लॉक में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये डी ब्लॉक में कुल ऑर्बिटल की संख्या कितनी होती है? 5। अगर D8 है इलेक्ट्रॉन, आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो D8 है आपका। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, यहाँ भी इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में भरा कर 4 4 हो गया ना 5। तो इसमें आप बाउ के नियम से भी देखा है कि एक इलेक्ट्रॉन तो स्पिन की दिशा ऊपर दर्शा रहा है, और चार 5 6 7 8। अब देखिए इसमें 2 प्रकार से दर्शाया गया है आपको। ये आपका इसमें पहले तो देखिए ये एक आपका क्लॉकवाइज है अगर, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर 2 जो होते हैं केवल क्लॉकवाइज हैं आपके, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये क्या करते हैं, यहाँ तो है कि अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये आपका इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है। ये क्या करेगा कि उनके 2 चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देगा, क्योंकि एक विपरीत दिशा में है तो ये निरस्त कर देगा, यहाँ निरस्त कर देगा यहाँ, लेकिन ये 2 आपके चुंबकीय आघूर्ण को उत्पन्न करेंगे। हाँ, इसलिए पैरामैग्नेटिक में, अनुचुंबकीय में इन्हीं के कारण ये चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है और ये चुंबक की तरह आकर्षित होते हैं, और इनमें चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। क्योंकि आप पढ़े हैं कि μ = n/n+2 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n क्या है आपका? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर आप नंबर, ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट आप निकाल सकते हैं इसका। तो इसका मतलब होता है कि पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय में आपका चुंबकीय आघूर्ण होगा। और इन्हें अपने से आप डिफिनीशन भी दे सकते हैं, परिभाषा की अनुचुंबकीय ठोस वे ठोस पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, अब इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसा भी होते हैं कि टोटल अयुग्मित भी हो सकते हैं, और कुछ युग्मित हैं तो कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवश्य रहेगा। तो रखने पर चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से, ये थोड़ा नहीं, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं
अयुग्मित ये अनुचुंबकीय में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है। और एक खास बात और इसमें जानिए, अगर इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर तो ये चुंबक का गुण दर्शाएंगे, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र से इनको हटा दिया जाए, जब हटा दिया जाता है तो अपने चुंबकत्व को खो देते हैं। इनका चुंबकीय गुण जो होता है अस्थायी होता है। चुंबकीय क्षेत्र से हटाने पर ये अपना चुंबकत्व गुण खो देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र से हटाने पर ये जो अपना चुंबकत्व गुण खो देते हैं, अतः इनका चुंबकत्व गुण अस्थायी होता है। अतः इनका चुंबकत्व गुण अस्थायी होता है। माने ये जो ठोस पदार्थ होते हैं, ये सबसे चीज़ जान लो कि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ही ये अनुचुंबकीय होते हैं, और इनमें इनके जो चुंबकत्व का गुण होता है, अगर चुंबकीय क्षेत्र से हटा देते हैं तो ये अपना चुंबकत्व का गुण खो देते हैं। एग्जाम्पल में आप अपने से एग्जाम्पल में आपने पढ़ा भी है, डाल दीजिए। ये मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल या 2+ आपका Cr2+, Mn2+ इत्यादि, ये तमाम आपके एग्जाम्पल हैं। ये आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। समझ रहे, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डायमैग्नेटिक का। दूसरा आपने पढ़ा है प्रतिचुंबकीय ठोस। डायमैग्नेटिक सॉलिड नहीं, प्रतिचुंबकीय ठोस। ये अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय ठीक अनुचुंबकीय विपरीत होता है, ये जान लीजिए। इसका मतलब प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय में जो था अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते थे, लेकिन प्रतिचुंबकीय में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, और जब सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे तो वे एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण जो उत्पन्न होगा उनको निरस्त कर देंगे। इसका मतलब हो गया कि ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित नहीं होंगे। तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर प्रतिकर्षण होगा इनमें। तो ये लिखिए, वे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिचुंबकीय ठोस कहलाते हैं। जो दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, ये आपके प्रतिचुंबकीय ठोस कहलाएंगे। अब ये क्यों प्रतिकर्षित होते हैं? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन जो है युग्मित होते हैं। क्योंकि इनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, और उनके इलेक्ट्रॉनों की दिशा कैसी होगी? एक दूसरे के विपरीत होती है, तथा
उनके इलेक्ट्रॉनों की दिशा एक दूसरे के परस्पर विपरीत होती है। एक दूसरे के परस्पर विपरीत होती है। अब यहां आप देखेंगे, अगर p6 में इलेक्ट्रॉन भरना है, 2p6 3p6 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, या d10 में भरना है। हाँ, अब यहीं पर तो आप जैसे Cu+, इसका देखेंगे ये प्रतिचुंबकीय होगा। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा, होता है लास्ट में 4s1 4s2 Cu का आप आसानी से इसे बना लीजिए। कॉपर का कितना होता है एटॉमिक नंबर 29, आसानी से लिख लीजिए। हाँ? 18 20 और 3d9 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर D में आपका 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, तो 4s1 3d10। अब एक अगर आप प्लस कर देंगे Cu के ऊपर, एक प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो एक इलेक्ट्रॉन आप इसको हटा देंगे। अब 3d10। अब D ब्लॉक में अगर आप इलेक्ट्रॉनों को दर्शाएंगे इस तरीके से, ये तो आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है किसके द्वारा, खुंड के नियम के द्वारा। आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में। ये अब देखिए इसमें क्या दिख रहा है कि अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉक रोटेट कर रहा है। इसका मतलब अगर ये चुंबकीय गुण उत्पन्न कर रहा है तो ये उसको निरस्त कर रहा है दोनों को। तो इसका मतलब इसमें इनका चुंबकीय गुण क्या होता है, शून्य होता है। यहाँ दे देंगे कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। देखिए माने ये आप प्रतिचुंबकीय ठोस डायमैग्नेटिक जो है, इसमें ये ध्यान देना है, अनुचुंबकीय में एक कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अवश्य उपस्थित होगा, जो इसके कारण उसका चुंबकीय गुण भी रहेगा उसमें। लेकिन प्रतिचुंबकीय में सभी आपके युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। युग्मित इलेक्ट्रॉन जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, उनके चुंबकीय चुंबकत्व को समाप्त कर देते हैं, चुंबकीय उनके एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, इसलिए इनका चुंबकीय गुण शून्य होता है। जैसे आपका देखिए ये हो गया +2+ ये NaCl H2O आदि, ये तमाम एग्जाम्पल हो गए आपके। अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं तीसरे नंबर पे, है ना। अब आपका तीसरे नंबर आता है लौह चुंबकीय ठोस। लौह चुंबकीय ठोस, या इसे कहा जाता है फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। लौह चुंबकीय ठोस क्या होता है, लोहा आपने देखा होगा, लोहा अगर चुंबक के पास ले जाता है तो बड़ी प्रबलता से लोहा खींचता है चुंबक को। लोहा जो होता है बड़ी प्रबलता से चुंबक को खींचता है, या चुंबक लोहे को खींचता है। तो लौह चुंबकीय पदार्थ में क्या होता है कि ये इसमें बहुत अधिक संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इनमें बहुत अधिक संख्या में इसमें जो छोटे छोटे आयन होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन कई खंडों में बटे होते हैं, लेकिन और वो पहले तो विपरीत दिशा में रहेंगे,
इधर उधर रहते हैं, लेकिन जब चुंबकीय क्षेत्र में उनको लाया जाता है तो वो अपने चुंबकत्व को सीधे एक दिशा में आ जाते हैं और चुंबकीय गुण उत्पन्न कर देते हैं। तो लौह चुंबकीय पदार्थ, जैसे आप यहाँ देखिए, अगर यही मान लीजिए यहाँ पर ये आपका लौह चुंबकीय पदार्थ, इनके छोटे छोटे खंड अगर कर दिया जाए, देखो ये, तो अगर इनमें इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से दिशा में है, कुछ आपके इस तरीके से हैं, सभी इधर उधर रहते हैं इलेक्ट्रॉन, और देखिए इनकी दिशा, ये तमाम कई दिशाओं में इनके इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन ज्यों ही ये चुंबक के संपर्क में आते हैं, चुंबक के नजदीक में आते हैं, ये सभी इलेक्ट्रॉन अगर चाहे इस दिशा में है अगर, तो सभी इलेक्ट्रॉन सामूहिक रूप से ये देख रहे हैं, सभी एक ही दिशा में हो जाते हैं सामूहिक रूप से, और एक दिशा में होने के बाद, और सबसे बड़ी बात इसमें, अगर इनको चुंबकीय क्षेत्र से हटा दिया जाए, इनको चुंबकीय क्षेत्र से हटा दिया जाए, तो भी इसी स्थिति को ये बनाए रखते हैं, चुंबकत्व की स्थिति अपना बनाए रखते हैं, और इनका चुंबकीय घूर्ण सबसे अधिक होता है इनमें, क्योंकि बहुत अधिक संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन जो खंडों में इनके आयन जो छोटे छोटे खंडों में व्यक्त होते हैं, इनको सामूहिक रूप से कहा जाता है डोमेन। इनको क्या कहा जाता है? डोमेन। ये याद रखना है आपको नाम। ये इसका मतलब अब इसे लिख देंगे कि देखिए, वे ठोस पदार्थ जिनमें जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, अब इनमें बहुत अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसलिए बड़ी प्रबलता से आकर्षित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबलता से आकर्षित होते हैं। इन पदार्थों में के आयन, इन पदार्थों के आयन छोटे छोटे खंडों में विभक्त होते हैं, जिन्हें डोमेन कहते हैं, और छोटे खंडों में व्यक्त होते हैं और अनियमित होते हैं। व्यक्त होते हैं तथा अनियमित होते हैं। जब इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है या चुंबक के संपर्क में, जब इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है, तो सभी डोमेन या ये आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, सभी डोमेन एक ही दिशा में, सभी डोमेन एक ही दिशा में संरेखित हो जाते हैं। सभी एक ही दिशा में संरेखित हो जाते हैं। अच्छा, जब चुंबकीय क्षेत्र से हटा दिया जाए, चुंबकीय क्षेत्र से हटा देने पर ये अपने चुंबकत्व को बनाए रखते हैं। चुंबकत्व को बनाए रखते हैं।
इनका चुंबकत्व का गुण अस्थायी होता है कि अस्थायी? अस्थायी होता है। अतः इनमें अस्थायी चुंबकत्व गुण होता है। इनमें अस्थायी चुंबकत्व गुण होता है। जैसे आप किसी में इलेक्ट्रॉन जब आप भरेंगे, देखिए ये जैसे आपने डी ब्लॉक में भरा, तो इसमें सभी इलेक्ट्रॉन आपके जो भी रहेंगे अब अयुग्मित, इनमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अयुग्मित होते हैं सभी, और सभी एक ही दिशा में अपना गति करते हैं, इसलिए इनका चुंबकत्व गुण सबसे अधिक होता है, इसलिए चुंबकीय गुण का मान भी अधिक होता है। जैसे में एग्जाम्पल में देंगे मैग्नीज, निकिल, आयरन, कोबाल्ट आदि। हो गया, इसको आप इसकी स्टडी लीजिए। अब अगला चलते हैं लौह चुंबकीय के बाद। अगला है आपका प्रतिलौह चुंबकीय। प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ, या इसे कहते हैं एंटी फेरो। प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ या एंटी फेरो सब्सटेंस। देखो, जिस प्रकार आपका अनुचुंबकीय था उसी प्रकार आपका लौह चुंबकीय है, और जिस प्रकार प्रतिचुंबकीय पदार्थ था वही है आपका एंटी फेरो, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। इसमें क्या होता है, इनकी भी, इनके इलेक्ट्रॉनों की जो संरचना होती है लौह चुंबकीय के समान होती है, एक ही संरेखित, लेकिन बहुत अधिक संख्या में होंगे, परंतु वे एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। हाँ, वो जो एक दूसरे के, जैसे अब ये यहां देखिए, इनमें अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं तो इनमें सब में ये, अगर एक इनका क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। माने एक दूसरे के चुंबकत्व के गुण को निरस्त कर देते हैं, इनका चुंबकीय गुण शून्य हो जाता है। तो ये हैं तो संरेखित लौह, इनमें भी बहुत अधिक संख्या में होते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, परंतु ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, और संरेखित होते, जैसे लौह चुंबकीय होता है उसी प्रकार ठीक उसी के विपरीत दिशा में होते हैं। तो देखिए, वे पदार्थ, वे ठोस पदार्थ जिनकी संरचना लौह चुंबकीय के समान होती है, लौह चुंबकीय के समान होती है, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनों की, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है। इनमें इलेक्ट्रॉनों की, इनमें डोमेनों की सम संख्या होती है, तथा उनके चक्रण की दिशा परस्पर एक दूसरे के विपरीत होती है। एक दूसरे के, अगर ये इस प्रकार की, इसमें बहुत अधिक संख्या में आपके अगर भरे हुए हैं तो एक आपका क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक। अब यहाँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, देख रहे हैं? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक। ये
इस तरीके से इनकी संरचना होती है, बहुत अधिक मात्रा में होंगे लेकिन बराबर सम संख्या में होंगे। जितने क्लॉकवाइज रहेंगे उतने ही एंटी क्लॉकवाइज रहेंगे। इसलिए इनमें जो चुंबकत्व का गुण होगा, जो स्पिन करेंगे, अगर जो क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज उनके चुंबकीय गुण को निरस्त कर देगा। तो इनका चुंबकीय गुण क्या होता है? शून्य होता है। इन ठोसों में चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। हो गया? जैसे एग्जाम्पल में आप ले लेंगे O2 O3 इत्यादि। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद लास्ट एक और बच रहा है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। हो गया? अब आपका अगला लास्ट है एक और, ये लास्ट है लघु लौह चुंबकीय पदार्थ। लघु लौह चुंबकीय पदार्थ, या इसको कहा जाता है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। लघु लौह चुंबकीय पदार्थ, देखिए इनकी भी संरचना लौह चुंबकीय के समान होती है। इनकी भी संरचना लौह चुंबकीय के समान होती है, परंतु इसमें कुछ तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं असमान संख्या में होते हैं। वहाँ आपका लौह चुंबकीय में समान संख्या में था, इनमें असमान संख्या में होते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पर इनमें जो इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, ये अगर एक क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, 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 और आगे बढ़ा दिया जाए क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, देख रहे हैं? इसमें अगर ये क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज, ये इसके निरस्त करा चुंबकत्व को, ये इसके चुंबकत्व को निरस्त करा, लेकिन ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम है आपका। तो इसका मतलब ये कुछ चुंबक की तरफ आकर्षित होंगे, इनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होगा, कुछ न कुछ चुंबकीय आघूर्ण अवश्य होगा। तो इसमें भी लिख सकते हैं कि इन ठोस पदार्थ की संरचना लौह चुंबकीय के समान होती है, परंतु ये भी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर थोड़े आकर्षित होते हैं। ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। इनमें डोमेनों की संख्या विषम होती है। डोमेनों की संख्या विषम होती है और वे एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और कुछ एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता। इनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता है। हाँ, जैसे में एग्जाम्पल आप देख लेंगे Fe3O4। अब यहाँ पर और एक अगर निकाल, ये देखिए Fe3O4 है ना, मैग्नेटाइट है, ये इसको कहते हैं मैग्नेटाइट
यह है आपका। अगर इसमें से एक परमाणु निकाल लिया जाए आयरन का, तो इसमें से कोई भी द्विसंयोजी परमाणु लगाया जा सकता है, तो एक और तैयार हो जाता है Fe2O4। अब इसमें एक यम धातु प्लस करके, चाहे इसमें जिंक लगा दीजिए चाहे मैग्नीशियम कर दीजिए, तो इसका फार्मूला हो जाएगा जिसे ZnFe2O4 Mg Fe2O4। इस तरीके से इसका भी अब एग्जाम्पल है। और एक नोट्स, एक खास बात और जान लीजिए कि जब ये चुंबकीय पदार्थों को गर्म किया जाता है, जब इन चुंबकीय पदार्थों को गर्म किया जाता है, तो लौह चुंबकीय पदार्थों, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थों, चाहे ये लघु लौह चुंबकीय पदार्थ, इनमें क्या होता है, इनमें सब अनुचुंबकीय का गुण आ जाता है। इनके अंदर, सभी के अंदर क्या हो जाता है, अनुचुंबकत्व का गुण आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था होती है अनियमित हो जाती है। अव्यवस्था के कारण इनके अंदर अनुचुंबकत्व, ये तीनों लौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय और लघु लौह चुंबकीय, इनमें आपका जब गर्म किया जाता है, ताप का परिवर्तन कर दिया जाता है, तो इन्हें ताप परिवर्तन के प्रभाव से ये सभी अनुचुंबकत्व का गुण भी दर्शाते हैं। ये ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। ये आपका पूरा, इसको इसकी शॉर्ट ले लीजिए, आपका ये चैप्टर